कहानी सुनी। अपने इस चैनल में हम आपको चुनिंदा लेखकों की अनमोल कृतियां सुनाते हैं। आपको हमारी कहानियां कैसी लग रही हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोगों को हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो किसी की फरमाइश है। जी हाँ, आप अपने कमेंट्स में आपकी अपनी पसंदीदा कहानी का नाम लिख सकते हैं और हमें बोल सकते हैं। हम आपकी चुनिंदा कहानी को भी रिकॉर्ड करके आपको सुनाएंगे। तो आज की कहानी है सादत हसन मंटू का लिखा खोल दो। आइए सुनते हैं। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मरे, मुताहिद हुए, जख्मी हुए, कुछ इधर उधर भटक। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पे जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातिम समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गई। वो देर तक कतले आसमान की तरफ टकटकी बातें देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो वो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास चल थे। उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। रतले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी के वजूद से रगो रेशम में उतर आई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गई। भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठकर खड़ा हो गया और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप में खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी, कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफिजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई थी। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी पतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। इससे आगे वो कुछ और नहीं सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की ऊपरी जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक पकड़ा लिया। सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन ले आया था? क्या उसके साथ गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुसा है तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसको हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद नहीं की। आंसू जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज़ बाद जब खुशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन ने उन लोगों से जाकर दरख्वास्त की उसकी मदद करने के लिए जो तैयार थे। 8 नौजवान जिनके पास लारी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। बुरा रंग है, बहुत ही खूबसूरत, मुझ पर नहीं अपनी माँ पर भी है। उम्र 17 बरस के करीब, आँखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाले पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों, कई बच्चियों को निकाल कर उन्होंने महफूज गाँव
10 रोज गुजर गए मगर सकीना कहीं नहीं मिली। एक रोज वो उसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हरटा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई। लॉरी की आवाज़ सुनकर वो दिख गई और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब उसके पीछे भागे। एक खेत में जाकर उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया। देखा तो खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़की ने उससे कहा, घबराओ मत, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना ही है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरीके से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, लॉरी में बिठाया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया क्योंकि दुपट्टा ना होने की बाइस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांपने की नाकाम कोशिश की। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में वो उसे ढूंढ निकालेगी। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा। लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सबने एक ज़बान होकर कहा, चल जाएगा चल जाएगा, और उन्होंने लॉरी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर कुछ हल्का हो गया। शाम को कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास कुछ गड़बड़ सी थी। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठा कर लाए। सिराजुद्दीन के पीछे हो गया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े लकड़ी के खंभे के साथ मुड़कर खड़ा। आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में दफ्तर रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी लाश की तरफ देखा। उसकी नब्ज टूटी और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। बेजान हाथों से उसने इज़ार बंद खोला और सलवार नीचे लटका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्म। तो ये थी कहानी खोल, जिसे लिखा था सादत हसन मंटू।